नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। यूपी मांगे उत्तर में आज बात व्यवस्था की करेंगे। हर बात में एक व्यवस्था काम करती है, कुछ अच्छी भी और कुछ बुरी भी। लेकिन उत्तर प्रदेश में फिलहाल सिस्टम सवालों के घेरे में है। यह सवाल किसी थाने, किसी दरोगा तक सीमित नहीं है। सवाल तो आईपीएस अधिकारी पूछ रहे हैं, सवाल तो पीसीएस के परिवार वाले पूछ रहे हैं। दो तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। एक सवाल बनकर ये दो तस्वीरें आज सामने हैं। एक तरफ गाजियाबाद देहात के एसपी नीरज सिंह जादौन हैं। वो एक मर्डर केस को सुलझाने के लिए अपनी टीम के साथ लगे हुए थे और आखिर में वो इस ट्वीट के साथ सामने आए। ट्वीट ये कि अपराधियों से लड़ना और जीतना तो मुमकिन है, लेकिन सिस्टम में मौजूद अपराधियों के संरक्षकों से, जो लोग अपराधियों को बचाते हैं, ऐसे सिस्टम से जीतना नामुमकिन है। उन्होंने एक तरह से यह कबूल किया है कि ऐसे संरक्षकों से वो हार गए हैं। और तब सवाल यह कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। लेकिन यह तो सिर्फ एक पहलू है। दूसरा सवाल बलिया के वो परिवार वाले उठा रहे हैं जिनकी पीसीएस बिटिया, उसका शव फांसी के फंदे पर झूलता हुआ मिला था। 6 जुलाई से आज तक परिवार वाले ये चीख चीख कर कह रहे हैं कि यह मामला आत्महत्या का नहीं है बल्कि हत्या है, लेकिन उनकी बात कोई नहीं सुन रहा है। परिवार ने अब इस केस में सीबीआई जांच की मांग की है। परिजनों का आरोप है कि जिन 5 लोगों को आरोपी बनाया गया, उनमें नगर पंचायत के चेयरमैन भीम गुप्ता भी शामिल हैं, इसीलिए वो पुलिस की पकड़ से दूर हैं। परिजनों ने तो मंत्री उपेंद्र तिवारी के भाई कमलेश तिवारी पर भी आरोप लगा दिया कि वो भी फर्जी भुगतान के खेल में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे थे। तो अब सवाल यह है कि क्या कुछ मामलों में संरक्षकों की पहुंच अधिकारियों की रैंक से भी बड़ी हो जाती है, और अगर हां तो फिर इसका जिम्मेदार कौन है? इसी पर करेंगे डिबेट, इसी पर करेंगे चर्चा और यह सवाल जरूर पूछेंगे कि आखिर यह लाचारी क्यों है। पहले बलिया से पीसीएस मणिमंजरी के परिवार का बयान आपको सुनाते हैं। मेरी लड़की शासी अधिकारी मनियर में थी, जिसको मार करके कुछ लोगों द्वारा लटका दिया गया और सुसाइड कहा जा रहा है। बच्ची हमारी सुसाइड नहीं की। मैं ये कहना चाहते हैं कि हमारी सीबीआई ये जांच कराई जाए। महाराष्ट्र जैसे ही यहाँ भी हमारी बच्ची को मार कर सुशांत सिंह जैसे हालत की गई है। हमें ऐसा है, भीम गुप्ता है और लिपिक विनोद सिंह, ट्रक ड्राइवर चंदन और अखिलेश, ये 4-5 लोग, रजत सिंह तुरंत आरोपी और भीम गुप्ता सभी फाइलें लेकर भाग गए। क्या पुलिस की कार्यालय सीज क्यों नहीं किया गया? सभी रिकॉर्ड खत्म कर दिया गया। भीम गुप्ता क्यों नहीं अरेस्ट हुए? पावर सीज क्यों नहीं हुआ उनका? मंत्री जी आए थे, ये वहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है, इसका संज्ञान मंत्री जी को भी है। उन्होंने कल खुद भी बताया कि उनको पता था कि ये प्रॉब्लम 1-1.5 महीने से है। इन्हें मामा को फ़ोन किया था और उनके थ्रू मेरे पापा और बहन को बुलाया था, और जो भी वहाँ पे काम नहीं हो रहा है उसको ये बोला था कि जो भी है चीज़ों को आगे बढ़ने दो। तो ये आरोप है और आरोप बहुत गंभीर है। हमारे साथ एक खास पैनल इस वक्त चर्चा के लिए मौजूद है। पहले मेहमानों से आपका परिचय कराएं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। अमित पुरी जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। अशोकधर द्विवेदी जी हमारे साथ हैं, पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं। अशोकधर द्विवेदी जी, आपका भी बहुत स्वागत। ब्रजेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। ब्रजेंद्र जी का भी बहुत स्वागत। और इस वक्त हमारे साथ कौशलेश राय जी जुड़े हुए हैं। आप मृतक मणिमंजरी राय, जो पीसीएस अधिकारी थी, जो फांसी के फंदे पर झूलते हुए मिली थी, उनके भाई हैं। कौशलेश जी, आपका भी स्वागत। लेकिन पहले प्रश्न अशोकधर द्विवेदी जी आपसे है। जब बड़े बड़े अधिकारी इस तरह से सिस्टम से हार मानते हुए नजर आएंगे, गाजियाबाद के आईपीएस अधिकारी, गाजियाबाद देहात के एसपी, तो किसकी जिम्मेदारी मानी जाए? कौन दुरुस्त करेगा सिस्टम को?
सिस्टम को दुरुस्त करने का काम कार्यपालिका का नहीं है। ये बात बड़ी स्पष्ट है। जो अपने देश में व्यवस्था है वह उस व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका यानी जो अधिकारीगण हैं उनका काम सिस्टम को दुरुस्त करना नहीं है। ये बड़ी स्पष्ट बात है। इसी सिस्टम के अंतर्गत जो नियम है, कानून है, प्रक्रिया है, निर्धारित है, उसी के अनुसार अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से करना अधिकारी का कर्तव्य है। तो वो बात करनी चाहिए। तो जिसकी जिम्मेदारी सिस्टम को दुरुस्त करने की है वो अपना जिम्मेदारी निभावे तो अच्छी बात है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं। ये अधिकारियों का कार्य सिस्टम को दुरुस्त करना नहीं है। जहां पर जो अधिकारी तैनात है वह देखे उसके अधीन, उसके कार्यालय में, उसके इलाके में, उसके कार्य क्षेत्र में कार्य सिस्टम के अनुसार, नियम कानून के अनुसार हो, यही उससे अपेक्षित है। लेकिन अगर वो अपनी पूरी कोशिश कर ले, कुछ उससे बड़े संरक्षक आ जाए अपराधियों की, तो क्या करें? उसकी क्या भूमिका होनी चाहिए? देखिए शर्मा जी, दायरा निर्धारित है। हर कार्यपालिका के जो अधिकारी हैं इनकी भी सीमाएं हैं, निर्धारित हैं। कानून और प्रक्रिया निर्धारित है, बना बनाया है। उसी के अंतर्गत कार्य करना है इनको। गाजियाबाद के जिस केस को लेकर के वहां के एसपी देहात ने ट्वीट किया है, उस केस का वह केस अपने आप में अभी समाप्त नहीं हो गया है जी। वहां के अनुभवी बहुत सारे अधिकारी हैं, गाजियाबाद में तैनात हैं, जो अनुभवी अधिकारी हैं, उनसे राय मशविरा करके उस केस को आगे बढ़ाया जा सकता है। यह जीत और हार का प्रश्न नहीं है कि ये अधिकारी हार गए हैं या सिस्टम जीत गया है। इसी सिस्टम के दायरे में, इसी के अंतर्गत कार्य करके अच्छे से अच्छा परिणाम देना है। अभी ये केस पूरा नहीं हुआ, इसमें बहुत कुछ काम करना अब शेष रह गया है। अनुभवी अधिकारियों से विचार विमर्श करके, सीनियर अफसरान वहां पर हैं, उनसे राय करके इस केस को आगे बढ़ाया जाने में मुझे कोई अभी दिक्कत नहीं नजर आ रही है। ठीक, अमित पुरी जी, दो मामले आपके सामने हैं। एक तरफ गाजियाबाद का केस है और दूसरी तरफ बलिया का केस है। एक तरफ परिवार वाले सवाल उठा रहे हैं, दूसरी तरफ वो ऑफिसर जो मामले की जांच कर रहे हैं वही कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं हार गया हूं। 4 रातों तक हमारी टीम बिना सोए लगी रही इस केस को सुलझाने में, लेकिन जो सिस्टम को बचाने, सिस्टम में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपराधियों का संरक्षण या उनके बचाने वाले लोग हैं, उनसे जीतना नामुमकिन जैसा है। देखिए, स्पेसिफिकली मैं पहले गाजियाबाद के केस पे आता हूं, उसके बाद फिर स्वर्गीय मणिमंजरी राय वाला जो प्रकरण है मैं उसके ऊपर आता हूं। अब गाजियाबाद देहात के अंदर तैनात एडिशनल एसपी जो डायरेक्ट आईपीएस भी है, उन्होंने जो ट्वीट किया वो ट्वीट ही मेरे पास ऑब्जर्वेशन के तौर पे है जी। और उन्होंने किसी प्रकरण की चर्चा करते हुए बताया कि पुलिस टीम ने बहुत एफर्ट्स किए और 4 रात कंटिन्यूअस उनके एफर्ट्स के बाद कुछ आरोपी दिल्ली के अंदर सरेंडर हो गए और कुछ पुलिस को चकमा दे करके गाजियाबाद कोर्ट पहुंच गए और वहां सरेंडर हो गए। और इस पूरे एपिसोड को लेकर के उन्होंने एक अपना इमोशनल ऑब्जर्वेशन किया कि मैं फेल कर गया और सिस्टम के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के ये फेल की सिचुएशन आई है। स्पेसिफिक कंटेंट्स मेरे पास नहीं है, मैं बहुत ऑनेस्टली कह रहा हूं, क्योंकि किसी पॉलिटिकल ग्राउंड्स पे मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता कि किन परिस्थितियों में कौन कहां सरेंडर करने गया और पुलिस के पास क्या इनपुट्स थे उस समय इंटेलिजेंस के कि कौन सरेंडर करने जा रहा है और कोर्ट में सरेंडर करने से पहले पुलिस ने क्या एहतियाती कार्रवाई की, वो फेल की या वो अंदर कैसे चले गए कोर्ट परिसर के अंदर और कोर्ट में कैसे पहुंच गए। ये सारे न्याय प्रकार के जो प्रश्न हैं, इसके ऊपर मेरा अपना आज की तारीख में मानना यही है, जो हमारे यहाँ एक प्रोसीजर है वर्किंग का एडमिनिस्ट्रेटिव, अच्छा होता कि एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट एडिशनल एसपी के थ्रू हायर अप्स में जाती और फिर उसके ऊपर डिस्कशंस के बाद जो भी उसमें से लूप होल्स थे वो प्लग इन किए जाते और उस पर काम होता, और अगर प्लग इन नहीं किए जाते तो उन पे क्रिटिसिज्म और चर्चा होती कि हाँ भाई ये रिपोर्ट उन्होंने दी थी, इस रिपोर्ट पे कार्रवाई नहीं हुई, फलाना साहब इसे दबाए बैठे रहे। लेकिन फिर भी मैं कोई कंडेमनेबल नोट के ऊपर नहीं हूं। मेरा कहना है कि स्पेसिफिक अगर इसके कोई इनपुट्स आएंगे, क्योंकि सिस्टम के अंदर कहां एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे
कहां पर। अब संरक्षण दाता वर्ड जो है, वो संरक्षण दाता कौन थे? क्या वो न्यायिक क्षेत्र में थे, विधायी क्षेत्र में थे, विधिक क्षेत्र में थे, या पुलिस सिस्टम के अंदर थे? कहां पर हैं वो संरक्षण दाता? ये जब फैक्ट्स एंड फिगर्स सारे डिटेलिंग्स आए इसके निटी गिटीज, तब मैं समझता हूं कि इसके ऊपर एक, हाँ इतना जरूर है कि आज की तारीख में एक ट्वीट आया है और जो डिपार्टमेंटल प्रोसीजर है उसके तहत उस पर फैक्ट फाइंडिंग हो, और फैक्ट फाइंडिंग हो करके उसके ऊपर निश्चित रूप से कई कार्रवाई आगे बढ़नी चाहिए। इतना मुझे एक नागरिक के नाते भी, एक राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते भी लगता है कि अगर कोई ऑब्जर्वेशन आए, भले ही वो प्रोसीजरली पब्लिक डोमेन के थ्रू, ट्वीट के थ्रू आ गए हैं, वो डिपार्टमेंटल कॉन्फिडेंशियल नोट में आते तो ज्यादा एक बेहतर तरीका होता। लेकिन खैर उस नुक्ताचीनी से अलग हट करके मैं उसके ऊपर इशू नहीं बनाना चाहता। वो तब भी डिपार्टमेंट के पास आए, डिपार्टमेंट को उसको एक बाय प्रोसीजर, जो वहां आईजी है, डीआईजी है और एडिशनल डीजी लेवल के लोग हैं, वो उसके ऊपर दे विल टेक केयर ऑफ इट। जहां तक मणिमंजरी राय जी का प्रकरण है, उस प्रकरण के अंदर परिवारजनों का यह आरोप है कि उनकी हत्या की गई है और इस प्रकार से कुछ लोगों को उन्होंने नामजद भी किया और अधिकांशतः नामजद व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत हुआ है। हाँ, यह जरूर है कि उनका कुछ धाराओं के बारे में आग्रह था कि उन धाराओं के अंदर मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए, और मुकदमा किन्हीं अन्य धाराओं में पंजीकृत हुआ है, और वह असहमति का अधिकार वादी या वादनी मुकदमे का हमेशा होता है। इसमें कोई आपत्ति का प्रश्न नहीं है, उनका अधिकार है, उनको करना भी चाहिए। जहां तक सीबीआई इंक्वायरी का सवाल है, एक रिप्रेजेंटेशन यूपी गवर्नमेंट के सामने है, और मैं जितना पॉलिटिकल साइड से कह सकता हूं, क्योंकि सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर होना ना होना यह एडमिनिस्ट्रेटिव साइड की चीज है, लेकिन यूपी गवर्नमेंट की तरफ से अभी कोई डिनायल नहीं हुआ है कि हम सीबीआई इंक्वायरी नहीं कराएंगे। यह प्रश्न अभी नहीं आया है। अब फैक्ट्स को असर्टेन किया जा रहा है, किस लेवल पे किया जा रहा है, ये तो बेहतर जो गवर्नमेंट के डायरेक्ट होम से लेकर के और मुख्यमंत्री सचिवालय तक के लोग हैं वही बता सकते हैं, क्योंकि सेंसिटिव मैटर में सीबीआई इंक्वायरी होना यह पार्टी दफ्तरों में तय नहीं होता। मांग जरूर होती है, और मेरी कोई असहमति भी नहीं है एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में। कौशलेश राय जी हमारे साथ के अंदर निष्पक्षता में यह दिखता है कि हाँ, इसकी जांच किसी अन्य माध्यम से भी हो जाए, तो ये इसे अस्वाभाविक सी मांग नहीं है, और इस मांग इस पे वो मांग भी कर रहे हैं और केस के डिटेल्स भी उनके पास है। कौशलेश राय साहब, पुलिस सपोर्ट नहीं कर रही है, पुलिस पर भरोसा नहीं है, वजह क्या आपको लगती है? क्यों सीबीआई को प्रकरण जाना चाहिए? ये सवाल किससे है? कौशलेश जी जवाब दे रहे हैं इसका। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बोलिए कौशलेश जी। मैं ये बता रहा था कि पूरी जो घटना है, अगर हम इसको डे वन से देखें तो शुरू से ही पुलिस और प्रशासन का जो रोल रहा है वो काफी डूबियस रहा है। और जो घटना हुई अंत्येष्टि के समय पे भी कोई भी ना ऑफिस से आया, ना कोई प्रशासन से आया, कोई भी नहीं आया। केवल परिवार और दो चार जो रिलेटिव थे वही थे अंतिम संस्कार के समय पे। जी, जो भी प्रोटोकॉल्स होते हैं इस किसी भी अधिकारी किसी भी इन्वेस्टिगेशन के लिए, उनमें से शायद कोई भी प्रोटोकॉल फॉलो किया गया होगा। शुरू से ही पुलिस और प्रशासन की बड़ी जल्दी दिख रही थी। मेरे परिवार वाले वहां जाके और चीजों को देखना चाह रहे थे अंतिम बार, फिर भी उनको ये बोला गया कि आप सीधे हॉस्पिटल में आइए। हॉस्पिटल में पहुंचने के 20 मिनट बाद एम्बुलेंस आई है, जबकि वो लोग लगभग मालदेपुर मोड़ बलिया शहर के पास पहुंच गए थे। वहां से 10 मिनट की दूरी पे था हमारा जो किराए का आवास था, वहां पे 10 मिनट की दूरी पे था। वहां भी उन्होंने नहीं दिया। जो पंचनामा होता है, मुझे उतने रूल्स नहीं पता, लेकिन जितना मुझे पता है पंचनामा घटना स्थल पे होता है। जो 4-5 लोग होते हैं वो सिग्नेचर करते हैं, जबकि पंचनामे की जो फॉर्मेलिटी है वो अगले दिन दोपहर में 12 बजे के आसपास पूरी की गई। वो भी दबाव डाल के कि आप इस पे साइन कर दो वरना पोस्टमार्टम नहीं होगा। जी, इतनी सारी हमारी जो रिक्वेस्ट और प्रयास थे इन जो कल्प्रिट्स हैं इनको गिरफ्तार करने के लिए, इनमें से अभी भी कुछ भी पूरा नहीं हुआ है। लगभग 60 दिन होने को हैं। पुलिस चाहती, आपको भी सिस्टम अच्छे से पता, अगर पुलिस चाहती तो ये
इतने बड़े लोग भी नहीं, इतने बड़े और रसूखदार भी नहीं कि इनको गिरफ्तार नहीं कर सकती। ये इंटरनेशनल क्रिमिनल तो नहीं है। 60 दिन का समय कम नहीं होता है ऐसे लोगों को गिरफ्तार करने के लिए। पुलिस जो है, जिनसे भी हम लोग मिले, उन्होंने यही बताया कि वो फॉरेंसिक जांच के लिए वेट कर रहे हैं। उन्होंने मोबाइल लैपटॉप कहीं और अनलॉक करने के लिए भेजा हुआ है और उसकी वजह से उनको समय लग रहा है। लेकिन इतना भी, एक मोबाइल का सिंपल लॉक कोड है, ये पैटर्न लॉक है, जो भी है उसको 55-60 दिन में ना खोल पाए। हाँ, बिकरू वाला केस हमने देखा है, पूरा घर खोल दिया था दूसरे दिन। करेक्ट। लेकिन 55 दिन में फोन का लॉक या लैपटॉप की डिटेल्स ना ले पाए, तो ये तो सवाल पूछना आपका बनता है। ब्रजेंद्र सिंह जी, आप किस तरह से देखते हैं इसे, इन दोनों जो प्रकरण है उनको? देखिए, सबसे पहले मैं अप्रतिम और श्रेष्ठतम सेवाएं देने के लिए 50 वर्ष तक हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्रद्धेय प्रणब मुखर्जी जी के निधन पर अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं, दुख व्यक्त करता हूं। अब मैं आपके प्रकरण पर आता हूं। ये बीमारी 20 साल पुरानी हमारे उत्तर प्रदेश को लगी। हमारा उत्तर प्रदेश प्रशासनिक क्षमता में पूरे देश में नंबर 1 स्थान पर रहा है। आदरणीय द्विवेदी जी को मैं सुन रहा था अभी, आपको याद होगा कि मायावती जी के समय में सीएमओ सचान साहब का सुसाइड करना, अखिलेश जी के समय में एक जाबाज आईपीएस अधिकारी थे, डीजी ऑफिस में सुसाइड करना, द्विवेदी जी को याद होगा। और अब ये 2 घटनाएं जो आज आप चर्चा कर रहे हैं, मणि मंजरी राय और जो जादौन साहब एएसपी साहब हैं। दरअसल होता ये है कि जब कोई सरकार अपने किसी लक्ष्य या उद्देश्य को गैर कानूनी ढंग से पूरा करने के लिए कोई प्रक्रिया तय करती है, तो उसमें पैरेलल शक्ति का संचालन होने लगता है और उसमें जो मामले को टेकल कर रहा अधिकारी होता है, वो चीजों को समझ नहीं पाता कि हमें सरकार से जो ऊपर के आदेश आए हैं नियमानुसार आचरण करना है, या जो अंदर से उसे धमकी दी जाती है, दबाव बनाया जाता है, उस रास्ते पर चलना है। और उसी समय एक बहुत बारीक लाइन होती है जब अपराधी प्रशासन और पुलिस का एक नेक्सस बन जाता है। और यही नेक्सस, ये जो सिस्टम पर सवाल है, वही सिस्टम है जिसे तोड़ पाने में कई बार अधिकारी अपने आप को अक्षम पाता है, फिर कोई मणि मंजरी राय बन जाता है, कोई सचान बन जाता है और कोई जादौन साहब जैसा मीडिया में आकर के शहीद बनने की कोशिश करता है। एक कौन ठाकुर साहब आईपीएस अधिकारी हैं, पूरा नाम मुझे नहीं मालूम है, सिस्टम से अलग थलग हैं। तो ये केस 20 वर्ष पुरानी बीमारी है हमारे उत्तर प्रदेश को। तो ये दरअसल शासन से होती है चीजें। जब शासन ईमानदार होगा, श्रद्धेय पंडित नारायण दत्त तिवारी जी के तरीके से, प्रथम कार्यकाल कल्याण सिंह जी के रूप में, तब इस प्रकार की घटनाएं नहीं होंगी। लेकिन जब कोई अपना गुप्त एजेंडा, चोरी से लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई सरकार प्रयास करती है, तो इस प्रकार के सिस्टम में कमियां आती हैं और ये किसी भी राज्य प्रशासन के लिए बहुत दुर्भाग्यशाली है। कई बहुत हमारे उत्तर प्रदेश में एक रिकॉर्ड है एक्सीलेंट अधिकारियों का, चाहे आईपीएस हो, आईएएस हो या पीसीएस हो। उसमें मैं 2-4 नाम, जैसे बाबा हरदेव का मैं एक घटना कोट करूं। एक मुख्यमंत्री के ऑफिस में थे, वो हमारे राजनीतिक गुरु थे, तो तमाम विधायक और सांसद आकर के दबाव दलाकर उनसे चिट्ठी लिखा लेते थे। बाद में वो फाइल जाके खत्म हो जाती थी। तो एक बार सब लोग जाकर के मुख्यमंत्री जी से मिले कि साहब उन्होंने ऑर्डर कर दिया था, सचिव साहब ने, वो फिर काम नहीं हुआ। तो उन्होंने फाइल दिखाया, कहा कि इसे दस्तखत किया था। तो जब हरदेव लिख करके गोला बना देते थे, तब मुख्यमंत्री जी समझ जाते थे कि विधायक और सांसद महोदय ने घेर के काम कराया है मुझसे। और जब हरदेव लिख करके नीचे लाइन खींच देते थे, तो वो समझ जाते थे कि ये नियमानुकूल आचरण है। तो कई एक्सीलेंट अधिकारी रहे हैं आईपीएस में भी और पीसीएस में भी और पीपीएस में भी, कि जो प्रशासन के इन दबावों को नहीं मानते हैं, उनका एक्सीलेंट उदाहरण है। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो दबावों को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और उसकी परिणति सुसाइड के रूप में, हत्या के रूप में, तमाम प्रकार के रूप में सामने आती है। और हम सब राजनीतिक ग्रुप, आदरणीय समाजवादी पार्टी के नेता राजीव राय जी भी जुड़ गए, उनके पास चलेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेना है। इन सब के बीच हम कुछ तस्वीरें भी दिखा रहे थे। तस्वीरें कुछ इस तरह की हैं कि औरैया में विधायक जो हैं सदर के, वो जाते हैं एसओ के पास और वहां पर
उनसे कहते हैं कि आप जो है पैसा लेकर काम करते हैं। हमसे भी उन्होंने बातचीत की, उन्होंने कहा कि पूरा सिस्टम इसमें मिला हुआ है, एसपी भी सॉफ्ट हैंड ऐसे बातों पर रखते हैं। एक और वीडियो सामने आया बदायूं से। बदायूं में जो वहां के थानेदार हैं वो बता रहे हैं कि अस्पताल की तरह रेटलेस थाने में भी है, उनको सस्पेंड कर दिया गया है फिलहाल। लेकिन ये सिस्टम ये हर तरह से काम करता है। कहीं आईपीएस ईमानदार है तो वो सिस्टम से पिसा हुआ है, कहीं जनता पिसी हुई है तो पुलिस वाला बेईमान है। इसका इलाज पॉलिटिकल इंटरेस्ट का मामला था, क्योंकि वो सुशांत सिंह सेलिब्रिटी थे। एक गांव से निकली हुई मेधावी महिला 30 साल की उम्र, अमित पुरी जी हमारे साथ, आईएएस की तैयारी, बीजेपी के प्रवक्ता। क्यों नहीं होना चाहिए की जांच? अमित पुरी जी, सवाल बहुत सीधे हैं कि ऐसे लोगों पर आरोप हैं जो आपकी पार्टी से बिलोंग करते हैं और उन पर चूंकि आरोप लगे हैं तो फिर पुलिस ढीली पड़ी हुई, आराम से मोबाइल भी खुलेगा, आराम से डिकोड होगा, आराम से गिरफ्तारी हो जाएगी। परिवार वाले पूछ रहे हैं कि 60 दिन में गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? सारी चीजें आ गई, अब मैं उत्तर देता हूं जी। मेरे सामने मणिमंजरी राय जी के पिताजी का जो सीबीआई इंक्वायरी के लिए उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से लेकर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक और मुख्यमंत्री जी को जो प्रत्यावेदन दिया है जी, हो सकता है कि उनके अपने अलग आरोप हो, मैं उससे इनकार नहीं करता और वो उनका राइट है, वो किसी को भी एलेज कर सकते हैं जी, मैं उसमें भी नहीं जाना चाहता। लेकिन उसमें किसी राजनीतिक व्यक्ति का, नगर पालिका के पूर्व ईईओ, वर्तमान पूर्व अध्यक्ष और कुछ कंप्यूटर ऑपरेटर और कुछ अन्य व्यक्तियों के नाम है, लेकिन किसी शासन के मंत्री का संदर्भ उसमें नहीं है। अब राजीव राय जी का अपना क्या एंगल है वो फ्री है, क्योंकि लोकतंत्र में असहमति करना, अभिव्यक्ति करना ये उनका अपना अधिकार है। अब मैं 2-3 सवाल उन पे चर्चा करना चाहता हूं, क्योंकि आपने कहा इसका निदान क्या है और ये समस्या कहां से आई। अभी कांग्रेस के मित्र को भी सुन रहा था, वो चर्चा कर रहे थे कि ये 20 साल से ही कुल बीमारी आई, 20 साल के पहले नहीं थी। वो ठीक है, उनका एक नैरेटिव है 27 साल यूपी बेहाल, लेकिन जिनके खिलाफ वो बेहाल का नैरेटिव खड़ा करते हैं, चुनाव आते आते वो उन्हीं के साथ खड़े हो जाते हैं। उनको स्मरण आया कि कुछ अधिकारियों ने इधर काम किया, कोई जवाहर भवन से कूदा, कोई सचिवालय एनेक्सी से कूदा, कोई ओसीआर बिल्डिंग से कूदा, कुछ आंदोलन करने के लिए अधिकारी बैठ गए, किसी अमिताभ ठाकुर जी का नाम ले रहे थे। वो भूल गए कि इफिशिएंट कांग्रेस गवर्नमेंट के दौरान, और एकेडी द्विवेदी साहब यहां पर हैं, वो बाजाब्ता एसएसपी लखनऊ रहे, मेरा व्यक्तिगत इंटरेक्शन भी था। जीपीओ पे धरना धर्म सिंह रावत ने जब दिया था तो वह सरकारी सेवा में थे कि सेवानिवृत्त तो हो चुके थे, और किस सरकार में धरना दिया था? तो पॉलिटिकल फिंगरिंग और पॉइंट आउट करने में सेलेक्टिव मेमोरीज नहीं रहनी चाहिए। और धर्म सिंह रावत के सिस्टम के खिलाफ एलिगेशंस क्या थे और कितनी दूर तक वो उन एलिगेशंस को जीपीओ के धरने में ले गए थे। और सुन लीजिए, समस्या की असली जड़ है कमिटेड ब्यूरोक्रेसी। 1975 की इमरजेंसी के बाद इस देश के अंदर कमिटेड ब्यूरोक्रेसी, कमिटेड जुडिशरी का जो सिस्टम शुरू हुआ, जिसमें जस्टिस एचआर खन्ना से लेकर कई सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस को, सेना के अधिकारियों को हायर एक्लॉन में प्रमोशन डिनाई करने पर कमिटेड ना होने के कारण जो इस्तीफे देने पड़े, उस इस्तीफों की श्रृंखला ने पूरे सिस्टम को कहीं पर बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया। यह कहने में मुझे कोई शर्म नहीं है, कोई संकोच नहीं है, और अकाट्य रूप से कह रहा हूं। हां, अब किसी पर्टिकुलर केस में मोबाइल डिकोड करने के लिए क्या स्थानीय पुलिस ने प्रोसीजर अप्लाई किए, अगर उसमें कहीं इन्वेस्टिगेशन में लैचेस है तो दे विल बी टेकन इनटू टास्क, बिना किसी शर्म के। मैं किसी को ना बचा रहा हूं और ना किसी को ऑफेंड कर रहा हूं, ना डिफेंड कर रहा हूं। अगर कहीं स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो इन्वेस्टिगेटिंग अफसर आईओ को करने चाहिए, अगर वो उसकी सीडी दाखिल करेगा और सीडी में केस डायरी में अगर कहीं कोई स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स ठीक नहीं है, तो ये फिर एपीओ वहां पर उसको कोर्ट में स्टैंड नहीं करा पाएगा, प्रोसिक्यूशन उसको स्टैंड नहीं करा पाएगा। अगर ऐसा हुआ है, मैं अगर इसलिए कह रहा हूं कि ना केस डायरी मेरे पास है, ना इन्वेस्टिगेटिंग अफसर का इन्वेस्टिगेशन मेरे पास है, मैं अगर शब्द इसलिए लगा रहा हूं। मैं अब इसी अगर के साथ एक और अगर जोड़ता हूं। अगर अमित पुरी जी आज विपक्ष के नेता होते, सरकार किसी और पार्टी की होती, 60 दिन में जो जिनके ऊपर आरोप हैं, बिल्कुल, जिनको आप छोटा आरोपी बता रहे हैं, नगर पालिका के जो चेयरमैन हैं, वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं। मैं नहीं बता रहा हूं, मैंने नहीं कहा छोटे आरोप, मैंने कहा
बड़ा मंत्री का नेता नहीं नाम आपने उसके कहा। अंदर नहीं है। मैंने केवल इतनी बात कही। मंत्री का इन्वॉल्वमेंट आप कह रहे हैं सीधा नहीं है पत्र में। मैंने कहा मंत्री नहीं है, बड़ा नेता शब्द नहीं किया, आप रिवाइंड कर लीजिए। तो मैं ये कह रहा हूं, मणि जी के भाई ने स्वयं कहा इतने बड़े रसूखदार और बड़े नहीं है, ये उनका वर्जन था, मेरा वर्जन नहीं है। मैंने किसी को बड़ा छोटा नहीं कहा। सवाल मैंने यही है किसी को बड़ा 60 दिन में छोटा उन तक नहीं पहुंच पा रही पुलिस। और जो राजीव राय जी सवाल उठा रहे हैं कि जब मोबाइल डिकोड हो जाएगा, सबूत हाथ में आ जाएंगे, तभी पुलिस पूछताछ के लिए बुलाएगी, जबकि सीधा आरोप एफआईआर में उनके ऊपर लगाया है परिवार ने। कुछ अरेस्ट उस केस के अंदर हुई है, नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा अगर आप विपक्ष में होते तो आपका नजरिया क्या होता। हम विपक्ष में भी होते और अगर इन्वेस्टिगेशन में कोई लेचेस होती तो आज जो मैं सरकार में का मैं हिस्सा तो नहीं हूं, लेकिन हाँ रूलिंग पार्टी का पदाधिकारी कार्यकर्ता हूं, मैं अब भी कह रहा हूं इन्वेस्टिगेशन में जो लेचेस होंगी वो आईओ विल बी टेकन इनटू टास्क। अगर उसने इन्वेस्टिगेशन के अंदर लेचेस किया, और खाली आईओ नहीं, जो अर्दली रूम है, सुपरवाइजिंग अफसर है, सीओ एंड एडिशनल एसपी, उनका भी भूमिका होती है। वो इन्वेस्टिगेशन को डायरेक्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन सुपरविजन करने का काम सर्किल अफसर, एडिशनल एसपी और एसपी का बाकायदा होता है। अगर कहीं पर उनकी भूमिका भी आती है, ये तथ्य सामने आने पर केस डायरी कोर्ट जाए, कोर्ट उसका संज्ञान ले और केस डायरी में अगर कोई कमी पाई जाती है तो फिर न्यायिक विवेचना से वो बाहर नहीं होगा। ठीक, कौशलेश राय जी, इसका आप लोगों को तो इसलिए पॉलिटिकल कलर पे ए पार्टी सत्ता में या बी पार्टी सत्ता में, इसलिए हम आईओ को डिफेंड या ऑफेंड करें, ये भूमिका नहीं होनी चाहिए। मैं कम से कम इसका पक्षधर। ठीक, कौशलेश राय जी। राम मोहन जी, एक प्रोवर्ब है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। आज लगभग 60 दिन हो गए। जो भी फाइलें थी, जो भी ऑफिस रिलेटेड चीजें थी, यथावत दोबारा जो भी नए वहां पे एडहॉक टीओ हैं उनको हैंडओवर हो गई। जितनी भी गड़बड़ियां थी, ये जो आरोपी हैं इनके सगे संबंधी या जो भी मित्र लोग होंगे, अभी सारे सबूतों को अपनी तरफ से मिटाने में लगे होंगे। 8 तारीख को इन लोगों की अग्रिम जमानत की याचिका है। अगर वो याचिका कोर्ट में अप्रूव हो जाती है तो फिर पुलिस इनको गिरफ्तार भी नहीं करेगी और ये फ्री होंगे सारे जितने भी सबूत है उनको मिटाने के लिए। समय के साथ ये सारे सबूत मिटते जाएंगे। जो शुरुआत शुरू से हुई, लगभग 60 दिन या 70 दिन में ये लोग सारा कुछ फिनिश कर लेंगे। लास्ट में बोलेंगे कुछ था ही नहीं और सब कुछ जो था वो किसी और डायरेक्शन, या बोल देंगे कि ये ऐसा कोई मामला भी नहीं था, जो भी था वो सुसाइड का ही था और मामला रफा दफा करके क्लोज कर देंगे। जी अमित पुरी साहब, एक बस ये सवाल है कि वो पीसीएस भी थी तो भी आपकी सरकार में काम कर रही थी, वो एक नागरिक थी बलिया की तो भी आपकी सरकार की नागरिक थी। बिल्कुल सही है। अब सवाल यही है, सही है। अब सवाल यही है कि ये जो आरोप है कि आप उनको इतना टाइम दे रहे हैं, आपके ऊपर सीधी कोई चार्जशीट पुलिस की नहीं है, कोर्ट के सामने क्या बताएंगे? फिर आप उनको अग्रिम जमानत दे दीजिए, फिर ये कहने के लिए हो जाएगा कि देखिए माननीय हाईकोर्ट की जमानत है, हम क्या कर सकते हैं? देखिए, एप्रीहेंशंस पे मैं चर्चा नहीं कर सकता कि कल क्या होगा। बेल एप्लीकेशंस को प्रोसिक्यूटर अपोज करेगा और टूथ एंड नेल कितना अपोज करेगा या नहीं करेगा, ये एप्रीहेंशंस पे अगर आज हम चर्चा कर रहे हैं तो एप्रीहेंशंस के उत्तर नहीं होते कि ये साहब ऐसा हो रहा है, कल ऐसा हो जाएगा। मेरा कहना है कि अगर इन्वेस्टिगेटिंग टीम ने अगर जो इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स थे या उस केस से रिलेटेड चीजें थी उनकी फर्द नहीं बनाई है, प्रॉपर तरीके से उन्हें सीलबंद नहीं किया है, कस्टडी में नहीं लिया है, जो भी लेचेस अगर आईओ ने की है तो ये लेचेस टेकन केयर ऑफ होंगी, न्यायिक विवेचना में भी होंगी और एडमिनिस्ट्रेटिवली अगर किसी ने चूक की है तो हमारा किसी को कोई संरक्षण नहीं है। अगर कहीं पर भी कोई प्रोसीजरल लेचेस हुई है तो वो प्रोसीजरल लेचेस टेकन फॉर केयर ऑफ होंगी। लेकिन जो एक स्पेसिफिक बात कही थी राजीव राय जी ने कि उत्तर प्रदेश सरकार के काबीना मंत्री का संरक्षण, मैंने उसके ऊपर कहा कि जो एप्लीकेशन सीबीआई इंक्वायरी के लिए उन्होंने दाखिल की है, ठीक, राजीव राय जी को लेता हूं। काबीना मंत्री का नाम नहीं है, वो स्वतंत्र है राजनीतिक आरोप लगाने के लिए, मैं उसमें आपत्ति नहीं कर रहा हूं। राजीव राय, मुंडे मुंडे बतिर भिन्ने,
हर मस्तिष्क की अपनी अपनी राय है, अभिव्यक्ति की अपनी राय है, लेकिन राजीव जो चीज फैक्ट्स में सामने नहीं है, मैं उसके ऊपर इतना ही कह सकता हूं कि एफआईआर में ये नामजद है और सीबीआई इंक्वायरी की डिवाइड में इन पे एलिगेशंस है और इन पे नहीं है। ठीक ठीक, राजीव राय। अब मेरी पहचान व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप या घटिया राजनीति की नहीं है। आप उनके भाई बैठे हुए हैं, इन्होंने कल मीडिया के सामने ये बयान दिया है, राजीव राय का उस बयान से कोई मतलब नहीं है। पहली बात, आपके दिमाग में राजनीति चलता है तो राजनीतिक जवाब सुनिए और आप अपने अंतरात्मा पर हाथ रखकर जवाब दीजिए। बलिया की घटना है, बलिया लोकसभा की एक महिला विधायी अधिकारी की आत्महत्या या हत्या का मामला है। आपके बलिया में 2 सांसद हैं, एक पत्रकार भाई क्या हो जाती है, उसके साथ हम संवेदना व्यक्त करते हैं। हमारे साथ मैं भी व्यक्तिगत रूप से भी गया था, हमारे राष्ट्रीय सारी पार्टी गए थे और आपके दोनों सांसद महोदय भी गए थे। आपने कहीं देखा है कितनी बड़ी घटना हो जाए, भारतीय जनता पार्टी का सांसद विधायक मंत्री वहां नहीं पहुंचे संवेदना व्यक्त करने? दोनों सांसद आज तक वहां नहीं पहुंचे। सिर्फ 2 कारण हो सकते हैं, तीसरा कारण अगर आप अनुभव में हो तो बताइए। क्योंकि लोग अब राजनीति की बात करते हैं तो मैं सीधा सीधा आरोप लगाता हूं, सिर्फ इसलिए नहीं गए होंगे या तो अपराधियों के साथ थे या इनकी जात बिरादरी तो नहीं थी, तीसरा कोई वजह ही नहीं हो सकता है। इतनी बड़ी घटना पूरे देश में चर्चा हो रही है, इनके लोकसभा में है, दोनों उन सांसदों ने कभी न कभी उनसे वोट लिया, उसके दरवाजे तो संवेदना करने तक नहीं है। तो क्या इसको लगता नहीं कि अपराधियों को बचाने का काम कर रहा है? अपराधियों के साथ नहीं है। और पहली बात फिर दोहरा रहा हूं, कौशलेश वहां है, उनसे पूछे कि बयान उनका है कि राजीव राय का है। हर बात को इतिहास भूगोल राजनीति में जोड़कर आप मत करिए। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब मंत्री राय डीएम को लिखित रूप से शिकायत करी थी तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुआ? उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के बजाय उस मंत्री राय को अपने ऑफिस अटैच कर दिया गया, इसकी जांच नहीं होगी। अमित पुरी जी, हर बात को अपने देंगे तो प्रशासन कहां जाता है? आप अभी आप एसपी से फोन करके पूछते क्यों नहीं है कि 60 दिन बाद तुमको क्यों याद आ रहा है कि राजीव जी कह ले तब मैं कहता हूं नहीं, रन ओवर होगा। ठीक, आपने मेरे ऊपर आरोप लगाया, मेरे जवाब दे दिया। राजीव जी ने कह लिया। मैं एक ही चीज इस स्टेज पे कह सकता हूं, सामान्य मानवीय किसी भी घटना, दुर्घटना, हत्या, आत्महत्या जो भी है वो तो इन्वेस्टिगेटिंग बात तय करेगी। मैं उसको कोई कलर देना नहीं चाहता और इन्वेस्टिगेशन में कोई प्रिक्लूड नहीं करना चाहता, लेकिन लोगों को किसी भी घटना होने पर राजनीतिक व्यक्तियों को जाना चाहिए, वो एक अलग विषय। लेकिन वो नहीं गए इसलिए इन्वेस्टिगेशन ठीक डायरेक्शन में नहीं है, वो नहीं गए होंगे शायद इसलिए ऐसा हुआ। ये एप्रीहेंटिव नोट के ऊपर अगर हम स्वीपिंग रिमार्क करके, कंजेक्चर्स बिल्ड करके, हाइपोथेसिस बिल्ड करके किसी इन्वेस्टिगेशन को एलिस्ट करेंगे तो मैं इसे फैक्चुअल क्रिटिसिज्म नहीं मानता। यह फैक्चुअल क्रिटिसिज्म नहीं है। सांसद अगर घर नहीं गया, अज्यूमिंगली 1 मिनट के लिए, अज्यूमिंगली फॉर ए मोमेंट, इसलिए इन्वेस्टिगेशन फॉल्टी डायरेक्शन में है। यह कौन से प्रोसीजर के अंदर है भाई? यह कौन सा एलिगेशन है कि वो नहीं गए इसलिए इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं है? वो चले गए होते तो इन्वेस्टिगेशन ठीक होता। इन कंजक्शंस में, पॉलिटिकल कंजक्शंस के ऊपर कि हम कहीं के एप्पल्स और कहीं के ग्रेप्स को जोड़ करके एक बास्केट तैयार कर देना चाहते हैं एलिगेशंस की, वो फ्री है, कर सकते हैं, मैं आपत्ति नहीं व्यक्त कर रहा, लेकिन मैं उसे बाय नहीं करता। सांसद का जाना न जाना ये इन्वेस्टिगेशन को कहां को प्रभावित कर रहा है भाई? इन्वेस्टिगेशन अगर ठीक नहीं हुआ है तो उसके अपने कारण होंगे और जिन्होंने ठीक नहीं किया है उनकी जिम्मेवारी तय होगी। लेकिन सांसद की संवेदना व्यक्त करने या ना करने से कोई इन्वेस्टिगेशन प्रभावित हो जाएगा, ये कौन सा पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट है भाई? ठीक, आपकी सरकार में अपराधी मायने रखते हैं, सांसद का जाना न जाना कोई मायने नहीं रखता है, आरोपियों की गिरफ्तारी कोई मायने नहीं रखता। अरे आप छोड़ दीजिए अपराधियों का किस्सा। हाईकोर्ट ने कहा था जब आप बाराबंकी और लखनऊ की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बमकांड के आरोपियों को छोड़ रहे थे तो सिटिंग हाई कोर्ट के जजेस ने कहा था इनको पद्मश्री भी दे दीजिए। यू हैव ए प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड। ठीक है, लेट मी रिमाइंड यू ऑफ ईच एंड एवरी एपिसोड। याद दिलाऊं रहे साहब आपको एक एक घटना की, और हाईकोर्ट के जो रिमार्क्स और स्ट्रिक्चर्स थे वो याद दिलाऊं। अशोक द्विवेदी जी, एक एक स्ट्रिक्चर याद दिलाऊं आपको। अशोक द्विवेदी जी, डोंट मेक इट अ पॉलिटिकल मैस। ठीक, सरकार में सबसे ज्यादा भरा हुआ मुख्यमंत्री योगी जी है, आपको याद दिलाऊं। अशोक द्विवेदी जी, मेरा सवाल यह है
कि मुझे याद है, किसी केस मुझे को याद सुलझाने है के लिए आपके संज्ञान और में मुझे पूरा ये भी मामला हो। याद- एक सेकंड पुरी साहब, द्विवेदी जी को मैं लेके आ रहा हूं। द्विवेदी जी, किसी मामले को सुलझाने के लिए जांच बहुत जरूरी होती है। जो आरोपी बनाए गए हैं उन तक पुलिस का पहुंचना भी जरूरी होता है। बिल्कुल। और इसमें यह कहा जा रहा है कि अभी डिकोड मोबाइल नहीं हो पाया, लैपटॉप नहीं हो पाया, इसलिए हम आरोपियों तक नहीं पहुंच पा रहे। ये किस तरीके की दलीलें हैं? क्या संरक्षण कोई काम कर रहा है ऊपर? ये दलील तर्कसंगत नहीं है। दो तरीके के साक्ष्य होते हैं। मोबाइल फोन से संबंधित साक्ष्य अगर लोकल पुलिस नहीं कर पा रही है, हैदराबाद लेबोरेटरी भेज रही है, तो बिल्कुल सही है। वो वैज्ञानिक साक्ष्य हैं, वो विश्वसनीय माने जाते हैं। लेकिन मोबाइल फोन के अलावा और भी साक्ष्य हैं जो बलिया में घटना स्थल पर होंगे और पीड़ित परिवार द्वारा कही गई बातों से संबंधित होंगे। तो पीड़ित परिवार जो बातें कह रहा है, जिन पर आरोप लगा रहा है, उनसे भी पूछताछ अवश्य करनी चाहिए। तमाम बातों को पूछताछ करने के बाद तब धीरे धीरे चीजें स्पष्ट होती हैं और फिर वैज्ञानिक तथ्य साक्ष्य जो आते हैं उसके आधार पर यह पुष्टि होती है कि जिस पर आरोप लगा रहा पीड़ित परिवार वो वास्तव में आरोपी बनता है या नहीं बनता है। तो साक्ष्य संकलन का काम तो लोकल लेवल पर करते ही रहना चाहिए। पूछताछ है, बयान लिखना है, साक्ष्यों को देखना, यह पुलिस का काम है। और अगर पुलिस अनावश्यक रूप से विलंब करेगी तो निश्चित रूप से पीड़ित परिवार को संदेह होता है, ये स्वाभाविक है। तो ये संदेह की स्थिति नहीं उत्पन्न होने देना चाहिए। ये पुलिस का काम है, पुलिस का दायित्व है। ठीक है कौशलेश राय जी, मामला चूंकि आपके परिवार का है, आपकी बहन से जुड़ा हुआ है, इसलिए सवाल बहुत सीधा है कि आपको, आप कह रहे हैं कि इंसाफ नहीं मिल रहा है, तो इस इंसाफ की लड़ाई में किसका सहयोग मिल रहा है और किसका सहयोग नहीं मिल रहा है? क्योंकि हमने देखा है कि जहां भी ऐसे मामले होते हैं वहां पे कुछ पार्टियां जो होती हैं वो सहयोग करने के लिए पीड़ित परिवार की जरूर पहुंचती हैं। क्या आपको स्थानीय नेताओं का, विधायकों का सपोर्ट मिल रहा है? पॉलिटिकल लोगों के आने और मिलने और उनके सपोर्ट करने की बात कहूं तो सबसे पहले हमारे यहाँ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताजी लोग आए थे। इन लोगों ने आके अपनी सांत्वना व्यक्त की, सहयोग का आश्वासन दिया। और कांग्रेस से हमारी जो लोकल विधायिका हैं, उनके पुत्र भी आए थे, उन्होंने अपना सांत्वना दिया। लेकिन जो इस पूरे सिलसिले में उपेंद्र तिवारी जी जो हैं वो परसों आए थे और शायद उन्होंने ये बताया कि उनको कोरोना था और इस वजह से विलंब हुआ आने में। और लेटेस्ट वही आए थे। राजीव राय जी ने भी हमें इस चीज का आश्वासन दिया कि जो भी चीजें हैं, न तो आपको कुछ छुपाना है, न कुछ अलग बोलना है। जो भी सच है उतना ही बताना है, उतना ही बोलना है। और ये चीज हम लोग भी डे वन से इंश्योर कर रहे हैं। ना तो हमें कुछ छिपाना है, ना कुछ अलग जोड़ना है। हमें किसी का प्रलोभन नहीं है। सिंपल सी बात है, हमारी एक सिंपल सी रिक्वेस्ट है। हम यही बोल रहे हैं कि जो कुछ भी इतना डिले होता है, जो भी सर्कमस्टांसेस एक कॉमन मैन को समझ में आते हैं, उस बेस पे हमें भरोसा नहीं है कि लोकल जो भी अथॉरिटी है वो इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर कर पाएगी। वो कहीं ना कहीं से किसी भी तरह से इन्फ्लुएंस एंड बायस्ड है। और बस सिंपल इसी रीजन की वजह से हम ये कह रहे हैं कि साहब आप जो जांच है सीबीआई को दे दो, ये रिकमेंडेशन इतना आप कर दो, ये हमारे लिए बहुत ही एहसान होगा। आप जो भी कह लो इस पूरी रिक्वेस्ट को। और जी जो भी चीजें हैं जिनके अगेंस्ट आरोप हैं, वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमें सीबीआई की जो भी रिपोर्ट आती है उस पे भरोसा है। कुछ मंत्री ऐसे भी हैं जिन्होंने कहा है कि सीबीआई में कौन से दूध के धुले हैं, बट हमें इस बात की पूरी तसल्ली मिलेगी अगर ये केस सीबीआई के द्वारा जांच हो जाए और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो सकता है, कम से कम लोकल इन्फ्लुएंस नहीं होगा। आप ये कह रहे हैं सीबीआई अगर अधिकारी आते हैं तो वो प्रॉपर सही तरीके से जांच करेंगे, ये भरोसा परिवार को है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद बृजेंद्र सिंह जी। समय इतना ही है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जाहिर है कि सरकार तक परिवार की बात पहुंचनी चाहिए और पहुंची भी होगी। अब यही देखना है कि क्या इस मामले को लेकर पुलिस ही जांच में रफ्तार बढ़ा देती है
या फिर जो मांग परिवार के द्वारा की जा रही है उस पर कोई संज्ञान लिया जाता है। यूपी मांगे उत्तर में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।